नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केएस एजुकेशन पर। और मैं आप सभी के लिए डेली करंट अफेयर्स के 13 मार्च 2025 के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष तक दुनिया का सबसे बड़ा वेब 3 डेवलपर हब बन जाएगा? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है ए, 2028 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा वेब 3 डेवलपर हब बनेगा। हाल ही में इंडिया वेब 3 लैंडस्केप रिपोर्ट हैजर्ड इमर्जेंट के द्वारा जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत 2028 तक दुनिया का सबसे बड़ा वेब 3 डेवलपर हब बन जाएगा। वेब 3 डेवलपर ब्लॉकचेन तकनीकी का उपयोग करके विकेंद्रीकृत एप्लीकेशन बनाते हैं, डिजाइन करते हैं और उन्हें लागू करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कुछ अन्य रिपोर्ट। WHO के अनुसार 2024 में केवल 7 देश, जिसमें शामिल हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बहामास, बारबाडोस, ग्रेनेडा, एस्टोनिया, आइसलैंड, वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हैं। आपको याद रखना है। IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश भारत बना है। और यदि हम फर्स्ट रैंक की बात करें तो पहले स्थान पर है चाड। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में बुर्किना फासो पहले स्थान पर है। यदि हम दूसरे स्थान की बात करें तो पाकिस्तान की है। वहीं भारत की जो रैंक है वो है 14वीं। नेक्स्ट है, लेसेंट के एक अध्ययन के अनुसार 2050 तक भारत में 440 मिलियन से अधिक लोग मोटापे से ग्रस्त हो सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत की पहली नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट से पता चला है कि भारत के 8 राज्यों की 28 नदियों में कुल 6,327 डॉल्फिन है। तो ये डाटा आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के LGV सक्सेना ने किस नदी के किनारे अमृत जैव विविधता पार्क का शुभारंभ किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है बी, यमुना नदी के किनारे। यहाँ पर हम कुछ डिटेल्स देखते हैं। दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं, उन्होंने यमुना के बाढ़ क्षेत्र में अमृत जैव विविधता पार्क का शुभारंभ किया है। ये आपको याद रखना है। अमृत जैव विविधता पार्क का जो मुख्य उद्देश्य है बनाने का, वो शहर के हरे भरे स्थानों को बढ़ाते हुए लोगों को स्वच्छ और ताजा वातावरण प्रदान करना है। नई दिल्ली जो शहर है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। यदि हम यमुना तट की बात करें तो आगरा में ताजमहल इसी के किनारे स्थित है। यमुना नदी जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। यदि हम सहायक नदियों की बात करें तो चंबल, बेतवा, केन, हिंडन, सरदा, गिरी, सिंध जो नदियां हैं वो यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे हाल ही में स्थापित किए गए प्रमुख पार्क। सबसे पहले हम देखते हैं पतंजलि मेगा फूड एंड हर्बल पार्क, जो नागपुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क नागपुर महाराष्ट्र में बनाया गया है। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क चेन्नई तमिलनाडु, कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क कोहिमा नागालैंड में बनाया गया है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क गुजरात के कच्छ में बनाया गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने अवामी एक्शन कमेटी और जम्मू कश्मीर इत्तिहाद उल मुस्लिमीन पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 5 साल। अब हम कुछ डिटेल्स पर भी डिस्कस करते हैं। तो केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में अवामी एक्शन कमेटी और जम्मू कश्मीर इत्तिहाद उल मुस्लिमीन पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अवामी एक्शन कमेटी का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो मीर वाइज उमर फारूक, वहीं जम्मू कश्मीर इत्तिहाद उल मुस्लिमीन का जो नेतृत्व कर रहे थे वो है मसरूर अब्बास अंसारी। ये दोनों नाम आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं केंद्र सरकार गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत यहाँ पर प्रतिबंध लगाया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इन संगठनों को भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को खतरा पहुंचाने का कारण बताया गया है। इसीलिए यहाँ पर ये दोनों जो संगठन है वहां पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यदि हम बात करें गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 की, तो यह जो कानून है वो भारत की संप्रभुता, एकता को खतरे में डालने वाली गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया है।
क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, स्पेस एक्स ने भारत के स्टारलिंक हाई स्पीड इंटरनेट लाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एयरटेल इसका करेक्ट आंसर होगा। एयरटेल ने भारत में अपने ग्राहकों के लिए स्टारलिंक की हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं लाने के लिए एलन मस्क की स्पेस एक्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। समझौते के तहत स्पेस एक्स और एयरटेल बिजनेस शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य सेवा केंद्रों और दूर दराज के क्षेत्रों में स्टारलिंक सर्विसेज देने के लिए मिलकर एक साथ काम करेंगे। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि स्टारलिंक है क्या। स्टारलिंक 100 से ज्यादा देशों में सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सेवा प्रदान करती है। स्टारलिंक के पास पृथ्वी की निचली कक्षा में 7,000 से ज्यादा सैटेलाइट का सबसे बड़ा सैटेलाइट नेटवर्क है। सैटेलाइट धरती के किसी भी हिस्से से बीम इंटरनेट कवरेज को संभव बनाता है। स्टारलिंक इंटरनेट के जरिए स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, वीडियो कॉल आसानी से किया जा सकता है। अब हम देखते हैं सबसे ज्यादा यूजर्स किसके हैं। तो दोस्तों भारत में सब यूजर्स है वो हैं जियो के, उसके बाद है एयरटेल के, उसके बाद है वोडाफोन, देन है बीएसएनएल के। ये जो डेटा है वो 2024 तक का है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी को द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से किस देश ने सम्मानित किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, मॉरिशस। मॉरिशस के जो वर्तमान प्रधानमंत्री है नवीन राम गुलाम, जिन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया है। पीएम मोदी को यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। पीएम मोदी को यह सम्मान दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिया गया है। यह 21वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री को किसी अन्य देश के द्वारा दिया गया है। पीएम मोदी जो हैं वो 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मुख्य अतिथि बने थे। आईएनएस इम्फाल 2025 में मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया गया था। तो ये सारी चीजें डिटेल्स आपको याद रखनी है। अब हम यहाँ पर देखते हैं मॉरिशस के बारे में। मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है। यहाँ पर आपको मैप में दिख रहा होगा मॉरिशस कहाँ पर स्थित है, इसकी लोकेशन। यह अफ्रीका के पूर्वी तट से 2000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राजनीतिक दृष्टि से यह अफ्रीकी महाद्वीप का भाग है। इसकी जो कैपिटल है वो है पोर्ट लुइस। यहाँ की जो करेंसी है वो मॉरिशस रुपया है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो है नवीन गुलाम। मॉरिशस की लगभग 2/3 आबादी भारतीय मूल की है। अब हम यहाँ पर देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विदेशों से मिले प्रमुख पुरस्कार और सम्मान। सबसे पहले देखते हैं ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस जो उन्हें गुयाना से दिया गया है। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर डोमिनिका गणराज्य से दिया गया है। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर ये नाइजीरिया से दिया गया है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल रूस से मिला है। ऑर्डर ऑफ द डू गैलापो जो भूटान देश ने दिया है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस से मिला है। ऑर्डर ऑफ नाइल मिस्र से दिया गया है। ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगोगू जो पापुआ न्यू गिनी देश ने दिया है। नेक्स्ट है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी। यहाँ पे आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पे फिजी आ रहा है तो फिजी देश ने दिया है। रूल ऑफ निशान इजुद्दीन जो मालदीव ने दिया है। ऑर्डर ऑफ द जायद पुरस्कार पीएम मोदी को संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से दिया गया है। मानद ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम पुरस्कार पीएम मोदी को बारबाडोस कंट्री ने दिया है। तो यहाँ पर हमने एक एक करके पीएम नरेंद्र मोदी जी को विदेशों से जो भी पुरस्कार और सम्मान दिए गए हैं उन्हें हम डिस्कस कर लेंगे। इसे आप बिल्कुल भी मिस ना करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयदा स्वामी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, तमिलनाडु में हाल ही में जयदा स्वामी महोत्सव का आयोजन किया गया है। अब हम यहाँ पर कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। तो हाल ही में तमिलनाडु के जयदा स्वामी उत्सव मनाया गया है। नीलगिरी के बड़गा समुदाय आदिवासी जनजातियां जो तमिलनाडु में कोटागिरी के पास जैक नाराय गांव में रहती हैं, उन्होंने यह उत्सव मनाया है। यह त्योहार जयदा स्वामी को समर्पित है जो बड़गा लोगों द्वारा पूजे जाने वाले एक देवता है।
यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे प्रमुख महोत्सव जो अभी हाल ही में हमारे देश में अलग-अलग जगहों पर आयोजित किए गए हैं। निंगोल चकोबा त्योहार जो मणिपुर में मनाया गया, बलि पद्धामी उत्सव कर्नाटक, तिहार उत्सव 20वां जैज मांडू संगीत समारोह नेपाल, बेइता वंदना त्योहार बाली जात्रा उत्सव और नुआखाई उत्सव उड़ीसा, इगास बगलवाल उत्सव जैल जीबी मेला फुलदेई त्योहार उत्तराखंड, झीरी मेला कसूर रिवाज उत्सव खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया, सदुला बत्तुकम्मा उत्सव तेलंगाना में, मेरा हो चोंगमा उत्सव आमूर बाज उत्सव होंगजोम दिवस मणिपुर में मनाया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं असम। असम में हाल ही में कटी बिहू त्योहार और हिमाचल प्रदेश में फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो यहाँ पर हमने प्रमुख महोत्सव को भी डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे का स्मारक उत्तर प्रदेश के किस शहर में बनेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है सी बलिया। हाल ही में अभी यूपी में जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यूपी सरकार जो है वो बलिया में स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे के सम्मान में स्मारक बनाने की घोषणा कर दी है। यहाँ पर हम कुछ डिटेल्स चित्तू पांडे के बारे में देखेंगे। चित्तू पांडे जो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने बलिया के शेर के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो जन्म है 10 मई 1865 को यूपी के बलिया जिले में हुआ था। वर्ष 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की तो चित्तू पांडे ने बलिया में आंदोलन का नेतृत्व किया था। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह किया और 19 अगस्त 1942 को बलिया को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था। कुछ दिनों तक बलिया में ब्रिटिश शासन समाप्त रहा। चित्तू पांडे को बलिया का अंतरिम प्रशासक अस्थायी सरकार का प्रमुख भी बनाया गया था। तो यहाँ पर हमने कुछ डिटेल्स चित्तू पांडे के बारे में डिस्कस कर ली जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपको याद रखना है। अब हम यहाँ पर देखेंगे हाल ही में स्थापित किए गए प्रमुख स्टैचू। सबसे पहले हम देखते हैं बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा की 20 फीट ऊंची प्रतिमा हाल ही में दिल्ली के बंसेरा पार्क में स्थापित की गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा जनगणना भवन नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस 125 फुट की प्रतिमा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्थापित की गई है। 21 फीट ऊंची महाराणा प्रताप की प्रतिमा हैदराबाद में है। जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा देहरादून में स्थापित की गई है। तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा फ्रांस के सेरगी में की गई है। शिवाजी महाराज की प्रतिमा महाराष्ट्र के राजकोट किले में। सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। पाकिस्तान के पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह कीर की प्रतिमा स्थापित की गई है। तो यहाँ पर हमने उन सभी इम्पोर्टेंट स्टैचू को डिस्कस कर लिया है जो अभी हाल ही में स्थापित किए गए हैं और ये सभी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपके जो अभी आने वाले एग्जाम्स है ना उनमें इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है और अपनी स्टडी को इस तरीके से करनी है कि आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। लुइस मोंटेनेग्रो किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी पुर्तगाल। पुर्तगाल के जो प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो जिन्होंने विश्वास मत खो दिया है जिसके कारण उनकी सरकार को 1 साल से भी कम समय में इस्तीफा देना पड़ा है। यदि हम पुर्तगाल के बारे में बात करें तो यहाँ की जो कैपिटल है वो है लिस्बन। यहाँ की जो करेंसी यूरो है। पुर्तगाल यूरोपियन यूनियन का जो सदस्य बना था वो 1 जनवरी 1986 को बना था। अब हम यहाँ पर देखेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं कनाडा के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो है मार्क कार्नी। यदि हम इजराइल के नए सैन्य प्रमुख की बात करें तो वो बने हैं इराइल जामीर। उरुग्वे के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो है यमांडू ओरसी। फेडरिक मर्ज जर्मनी के नए चांसलर बने हैं। अलेक्जेंडर लुकाशेंको 7वीं बार बेलारूस के राष्ट्रपति बने हैं। वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो जिन्होंने हाल ही में शपथ ली है। और कनाडा के जो पीएम है जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने हाल ही में इस्तीफे का ऐलान किया है। तो यहाँ पर हमने अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों को भी डिस्कस कर लिया जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है
खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 की पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, सेना। अब हम यहाँ पर कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के दूसरे भाग का आयोजन 9 से 12 मार्च तक किया गया, जो गुलमर्ग में किया था। यदि हम पहले भाग की बात करें तो लद्दाख ने शीर्ष स्थान हासिल किया था, जिसमें लद्दाख को 4 गोल्ड मेडल के साथ कुल 7 मेडल मिले थे। और यदि हम खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 2020 में हुई थी। अभी हाल ही में जो दूसरा भाग है उसमें आर्मी पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश है, तीसरे स्थान पर लद्दाख है, चौथे पे महाराष्ट्र है, तमिलनाडु, आईटीबीपी, 7वें स्थान पे कर्नाटक, 8वें पे है तेलंगाना, 9वें में है जम्मू कश्मीर, उसके बाद है उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश। तो ये क्रम आपको याद रखना है। आपको मैक्सिमम 4 तक की रैंक याद होनी चाहिए और इन्होंने कितने मेडल जीते टोटल आपको अपने ये भी नोट में ऐड कर लेना है। अब हम देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। उत्तर प्रदेश में अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है डी, वाराणसी। अब हम कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह समझौता ज्ञापन का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करना है। यदि हम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की बात करें तो यह एक ऐसा बुनियादी ढांचा है जो विभिन्न प्रकार के परिवहन साधनों जैसे सड़क, रेल, जलमार्ग, हवाई मार्ग के बीच माल के हस्तांतरण के लिए एक हब के रूप में काम करेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है वाराणसी के लिए। अब हम यहाँ पर देखेंगे यूपी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसका जो गठन किया गया था 24 जनवरी 1950 में किया गया था। यहाँ की राजधानी लखनऊ है। यहाँ की जो वर्तमान राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। यहाँ का राजकीय पक्षी सारस क्रेन है। राजकीय पशु बारहसिंगा है। पहले जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे वो थे गोविंद वल्लभ पंत। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व, सुलेहवा वन्य जीव अभ्यारण्य जो हाल ही में 5वां टाइगर रिजर्व होगा। यदि हम जीआई टैग की बात करें तो बनारस की ठंडाई, चिराई गांव का करौंदा, जौनपुर की इमरती, बुंदेल का कटिया गेहूं, मथुरा सांची शिल्प, बनारस की मूलर पेंटिंग, संभल हॉर्न क्राफ्ट, अमलोहा ढोलक और बरेली जरदोजी शिल्प, इन सभी कलाओं को जीआई टैग दिया गया है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको लेक्चर मेरा? कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। आज ये मेरी पहली क्लास थी और आप मेरे को केएस एजुकेशन में फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे और हमारा जो एप्लीकेशन है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ मुझे आप यूट्यूब में भी फॉलो कर सकते हैं अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।